हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग जो है कक्षा 9वीं विषय गणित वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको गणित विषय में कम से कम 4 से 5 मॉडल पेपर आपको विद सॉल्यूशन के साथ समझाए जाएंगे और इन्हीं में से आपका पेपर बनाया जाएगा, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। तो आपका जो गणित विषय का पेपर है वार्षिक पेपर 11 मार्च 2024 को आपका गणित का पेपर है और जो आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर होने वाले हैं 6 मार्च 2024 से शुरू होने वाले हैं। तो यदि आपने वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। आज से हम लोग जो है गणित विषय की अच्छे से तैयारी करेंगे, आपको क्वेश्चन समझाए भी जाएंगे और हर एक विषय के आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके पास बहुत ही कम समय है, यहाँ पर आपके पास लगभग 30 से 35 दिन का समय है। तो इन 30 से 35 दिनों में आप अच्छे से तैयारी करें क्योंकि जो आपके पेपर हैं 6 मार्च से होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मॉडल पेपर फर्स्ट है इसके हम जो आपसे 30 अंक में विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य और एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। फिर इसके बाद आपको 2-2 अंक, 3-3 अंक और 4-4 अंक के क्वेश्चन समझाए जाएंगे। तो आपको अच्छे से समझना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी वास्तविक संख्या का जो निरपेक्ष मान सदैव होता है वह एक धन संख्या होती है। डी नंबर का जो विकल्प है इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बहुपद 4x पर 4 की घात प्लस 10x घन प्लस 5x पर 5 की घात प्लस 5x प्लस 7 की घात होगी। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात है, इसमें जो है बहुपद की घात पूछी गई है। तो बहुपद की घात आप किसी भी बहुपद आपको दिया जाए तो उसकी आप घात कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है जो बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बहुपद में सबसे बड़ी घात 5 की है तो घात का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बी नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 3x बराबर 24 है तब x का मान होगा। तो यहाँ पर यदि हम 3x के बराबर कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो जो गुणा वाली संख्या होती है बटे में आ जाती है और यहाँ से यदि हमें x का मान निकालें तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 बार में 24 कट जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 अंश का हो तो दूसरा न्यून कोण होगा। तो दूसरा न्यून कोण भी कितने का होगा, 45 का होगा। आप चाहे तो इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं कि कैसे होगा 45 अंश। यहाँ पर बताया गया कि किसी समकोण त्रिभुज में, तो मान के चले एक समकोण त्रिभुज है, जैसे हमने इसको ABC नाम दिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C जो है 90 अंश है, मतलब समकोण है और इसमें एक कोण दिया गया है 45 अंश है, एक 45 अंश है। तो दूसरा न्यून कोण आपको यह ज्ञात करना है कि दूसरा न्यून कोण कितना होगा। तो आपको पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए हम तीनों कोणों का योग करेंगे। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A की जगह कोण A का मान 45 अंश रखेंगे प्लस कोण B हमें ज्ञात करना है कि कोण B न्यून कोण कितना होगा, प्लस कोण C दिया गया है पहले से कि समकोण है तो 90 अंश होगा बराबर 180। तो यहाँ पर जो है 90 और 45 को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा और यहाँ पर कोण भी हमने जाके तान लिखा बराबर 180 डिग्री। इसके बाद यदि यहाँ से हम कोण भी न्यून कोण का मान निकालें तो 180 को जाके तान लिखेंगे। 135 का पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे तो जो प्लस का 135 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 135 हो जाएगा। यहाँ से हम मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 में से 135 को घटाएंगे तो 45 अंश जो है कोण बी का मान हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो कोण बी जो होगा यहाँ पर जो न्यून कोण होगा 45 अंश हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन है कि अर्धगोले का आयतन होगा। तो आपको इस सूत्र को ध्यान रखना है कि अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई r घन होता है और जो गोले का आयतन होता है
4/3 पाई r घन होता है, लेकिन अर्धगोला गोला इस प्रकार से होता है, यदि इसके हम 20 से इसको काट दें, 2 हिस्से कर दें तो 2 अर्धगोले हो जाएंगे। तो अर्धगोले का जो आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r घन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है छठवां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30 में संख्या 20 निम्नलिखित वर्ग में सम्मिलित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 से 20 दिया गया, 20 से 30, तो 20 से 30 में जो है 20 जो है सम्मिलित दिया गया है, तो यहाँ पर 20 से 30 यहाँ पर इस वर्ग में सम्मिलित होगा, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से विकल्प हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल। यदि आप कोई भी एक परिमेय संख्या ले लें और कोई भी एक अपरिमेय संख्या, यदि आप इन दोनों का योगफल करेंगे तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसे, यहाँ पर आप इसको समझ भी सकते हैं। जैसे मान के चले हमने एक परिमेय संख्या लिखी, परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे हमने 2/3 को लिया। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं और आपको एक अपरिमेय संख्या लेना है, जैसे हम करनी वाली संख्या ले लें, जैसे हमने करनी 3 को लिया है। करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, करनी 5 भी आप ले सकते हैं, करनी 7 भी ले सकते हैं। और यदि हम इन दोनों का योगफल अर्थात इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो आंसर कितना होगा, 2/3 प्लस करनी 3 ही होगा, अर्थात यह भी एक क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, बहुपद x घन माइनस x वर्ग प्लस 1 में x वर्ग का गुणांक है। तो गुणांक आप कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको जिस भी संख्या का आपको गुणांक ज्ञात करना, जैसे यहाँ पर x वर्ग का पूछा गया है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर x घन माइनस x वर्ग प्लस 1 में x वर्ग का गुणांक पूछा गया है। तो यहाँ पर x वर्ग के साथ आपको संख्या चेक करनी है कि x वर्ग के साथ यहाँ पर कितना लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x वर्ग के साथ यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 माना जाता है और आपको चिन्ह सहित लेना है। तो यहाँ पर माइनस दिया गया है, तो x वर्ग का गुणांक कितना होगा, -1 होगा। जैसे यदि यहाँ पर x वर्ग के साथ 2 लिखा होता, 2x वर्ग, तो इसका गुणांक कितना होता, 2 होता, और माइनस है तो -2 होता। लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो 1 माना जाता है, माइनस चिन्ह भी होगा। तो बहुपद दिया गया है, इसमें x वर्ग का जो गुणांक होगा -1 होगा, तो -1 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा खाली स्थान, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय कहलाता है। तो तब निकाय जो है संगत निकाय कहलाता है। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है तो वह असंगत निकाय कहलाता है, लेकिन जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब वह जो है संगत निकाय कहलाता है। तो संगत इसका राइट आंसर होगा। चौथा खाली स्थान है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समान और लंब हो तो वह चतुर्भुज क्या होगा, एक वर्ग होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पांचवा खाली स्थान है, 2 वृत्त सदैव होते हैं। तो 2 वृत्त सदैव क्या होते हैं, समरूप होते हैं। छठवा है कि आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। अधिकतम मूल्य में से यदि आप न्यूनतम मानों का अंतर ज्ञात करें तो वह क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परिसर होगा। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है x बराबर 0 एक अक्ष का समीकरण है। तो यह कथन आपका क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि जो x बराबर 0 है y अक्ष का समीकरण दिया गया है, तो यह कथन आपका असत्य होगा। रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 0 में चर 2 एवं -3 है। तो इसमें चर तो यहाँ पर अलग संख्या होती है, चर क्या कहलाते हैं, xy चर कहलाते हैं, लेकिन बताया गया कि 2 - 3 है, तो यह कथन भी आपका असत्य होगा। तीसरा कथन है, किसी त्रिभुज के 2 समकोण नहीं हो सकते हैं। तो यह कथन आपका क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। एक त्रिभुज में हमेशा केवल एक ही समकोण होता है, कभी आप 2 समकोण नहीं देख सकते हैं, हो ही नहीं सकते, इसलिए किसी त्रिभुज के 2 समकोण नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। तो यह कथन आपका सत्य होगा। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न है,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये सबको पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा। चौथा प्रश्न है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो यह एक आपका जो है प्रमेय होता है कि वृत्त की समान जीवाएं, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा। छठवां प्रश्न है, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है। तो यह होता है और यहाँ पर कहा गया है कि नहीं होता है। तो यह कथन आपका क्या होगा? असत्य होगा। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। तो इस प्रकार से दिया गया है, पहला है x वर्ग माइनस वाई वर्ग। तो यह एक सरसमीका होती है कि x वर्ग माइनस वाई वर्ग, जैसे आपने a का वर्ग माइनस b का वर्ग देखा होगा, इसको आप थोड़ा सा समझ भी सकते हैं। यह एक सरसमीका होती है इस प्रकार से, जैसे आपने a का वर्ग माइनस b का वर्ग देखा होगा। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग जो होता है a प्लस b होता है एक बार, और दूसरे कोष्टक में a माइनस b होता है। जैसे कि यदि हम x और y की बात करें तो x का वर्ग माइनस y का वर्ग तो हो जाएगा, a की जगह x आ जाएगा, b की जगह y, तो x प्लस y और x माइनस y होता है। तो पहले नंबर की सही जोड़ी आप जो है C नंबर से मिलाएंगे। दूसरा दिया गया है x घन प्लस y घन, तो इसकी एक सरसमीका होती है x घन प्लस y घन। तो इसकी जो सरसमीका होती है इस प्रकार से होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस y होती है x वर्ग माइनस एक्स वाई और प्लस वाई वर्ग, इस प्रकार से सरसमीका होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ई में दी गई है। तो दूसरे की सही जोड़ी जो है आपको ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। तीसरा दिया गया बिंदु 0 और बी स्थित होगा। तो यहाँ पर इसमें y अक्ष का मान दिया गया, तो यह y अक्ष पर स्थित होगा। तो तीसरे की सही जोड़ी आपको ए नंबर से मिलाना है। चौथा दिया गया बिंदु A0 स्थित होगा, तो यह x अक्ष पर स्थित होगा। तो चौथे का आंसर आपको F नंबर से मिलाना है। पांचवा दिया गया 90 अंश से कम माप वाला कोण, तो जितने भी 90 अंश से कम वाले कोण होते हैं वह क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो पांचवें नंबर की सही जोड़ी आपको बी नंबर से मिलाना है। छठवें नंबर पर दिया गया वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों, तो वह क्या कहलाता है? एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हों? बराबर हों, तो वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो छठवें का जो सही जोड़ी आपको डी नंबर के ऑप्शन से मिलाना है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी हो जाएंगी, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 और 0 होते हैं। रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात क्या होती है? तो चर राशि, चर अर्थात एक्स वाई जेड जो होती है उसमें चर राशि की उच्चतम घात क्या होती है? हमेशा 1 की मानी जाती है। कितने की मानी जाती है? 1 की। इसके बाद यूक्लिड की एक अभिधारणा लिखिए। तो यूक्लिड की एक अभिधारणा है कि एक बिंदु से एक बिंदु तक, ए यानी कि यदि आप एक बिंदु यहाँ पर लें और एक बिंदु यहाँ पर लें, तो एक बिंदु से और दूसरे बिंदु यानी कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती, एक बिंदु और दूसरे बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यूक्लिड की एक अभिधारणा है, इसको आप लिख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से यूक्लिड की एक अभिधारणा हो जाएगी कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, यदि आप एक बिंदु यहाँ पर लें और एक अन्य बिंदु लें, तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। क्या खींची जा सकती है? एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोणों में क्या संबंध होता है? तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चौथे प्रश्न का आंसर आपको क्या लिखना है? इनमें संबंध क्या होता है? वे आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चौथे प्रश्न का आंसर होगा बराबर होते हैं। पांचवा है, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण होते हैं? तो किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। ध्यान रखना आपको, कितने समकोण हो सकते हैं? केवल एक ही समकोण हो सकता है, अर्थात 90 अंश का कोण। छठवा है, किसी त्रिभुज की भुजाओं के योग को क्या कहते हैं? तो इसकी भुजाओं के योग को क्या कहते हैं? आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसे हम जो है परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाओं का जो योग होता है, जैसे आप यदि आप एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से लें, तो जो भुजाओं की मापों का योग होता है वह क्या कहलाता है? त्रिभुज का परिमाप होता है। त्रिभुज का परिमाप होता है। तो लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के योग को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद हम 2-2 अंक के क्वेश्चन को समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 जो कि 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 17 तक आपके 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि 1/3 और 2/3 के बीच की 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। तो जब भी आपको किन्हीं 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जैसे यहाँ पर 2 ज्ञात करनी है तो आपको हर बार जो है 2 से 1 ज़्यादा लेना है। जैसे आपको 3 ज्ञात करनी है तो 3 से आपको 1 ज़्यादा लेना है, तो 3 से आप 1 ज़्यादा लेंगे तो 4 हो जाएंगे। जैसे हमें इस क्वेश्चन में 2 ज्ञात करनी है तो 2 से हमने 1 ज़्यादा लिया तो कितना हो जाएगा 3। तो आपको पहली संख्या में 3 का ऊपर नीचे गुणा करना है और दूसरी संख्या में भी आपको 3 का ऊपर नीचे गुणा करना है। जैसे यहाँ पर हमें इसमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम 4 से 1 ज़्यादा लेते, तो 4 से 1 ज़्यादा कितना होता है 5। तो हम 5 का पहली संख्या में ऊपर नीचे गुणा करते और दूसरी संख्या में भी हम 5 का ऊपर नीचे गुणा करते। तो यहाँ पर हमें 2 ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पहली संख्या को लिखा और दूसरी संख्या को लिखा। हमें 2 ज्ञात करनी है तो 2 से हमने 1 ज़्यादा लिया, अर्थात 1 अधिक लेना है आपको। तो 2 से 1 अधिक कितना होता है 3 होता है। तो पहली संख्या में आपको 3 का ऊपर नीचे अंश बाहर में गुणा करना है इस प्रकार से, और दूसरी संख्या में भी आपको अंश बाहर में 3 से गुणा करना है। अब इसके बाद आप गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी करेंगे। तो 1 का गुणा 3 से होगा तो 3 आ जाएगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 आ जाएंगे, 3 का गुणा 3 से तो 9 आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की संख्या जो हर की संख्या है दोनों जगह 9 और 9 है, लेकिन ऊपर की संख्या अलग अलग है। तो 3 और 6 के बीच की आप संख्या लिख दीजिए और सबके बटे आप 9 लिख दीजिए। तो 3 के बाद क्या आती है 4 संख्या आती है, 4 के बाद 5 आती है, दोनों के बटे 9 है तो यहाँ पर भी हम 9 लिखेंगे और यहाँ पर भी 9 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 परिमेय संख्या इस प्रकार से हो जाएंगी। आपको ध्यान रखना है, विकल्प में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। तो अनंत ज्ञात की जा सकती हैं, जरूरी नहीं है कि केवल यही 2 हैं, और भी हो सकती हैं। तो अनंत ज्ञात की जा सकती हैं, असंख्य ज्ञात की जा सकती हैं। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन है 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिखेंगे हल दिया है। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले आपको अच्छे से लिखना है। दिया गया है कि आपको 1/3 और 2/3 के बीच आपको 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो हमने लिखा के बीच 2 परिमेय संख्या, के बीच 2 परिमेय संख्या। इस प्रकार से सबसे पहले आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर पहली संख्या को आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर आप गैप देकर दूसरी संख्या को लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें कितनी ज्ञात करनी है, 2 ज्ञात करनी है। तो 2 से आपको हमेशा हर बार 1 ज़्यादा लेना है। तो 2 से 1 ज़्यादा कितना होगा 3 होगा। तो पहली संख्या में आपको 3 का ऊपर नीचे क्या करना है गुणा करना है अंश बाहर में। इसी प्रकार से आप दूसरी संख्या में भी अंश बाहर में कितने से गुणा करेंगे, आप 3 से गुणा करेंगे इस प्रकार। अब जैसे ही हम गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो 1 का 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 का 3 में करेंगे तो 9 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 हो जाएंगे और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की संख्या जो दोनों जगह समान है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, और ऊपर की संख्या अलग अलग है 3 और 6। तो आप 3 और 6 के बीच जो भी संख्या उनको लिख दीजिए। 3 के बाद कौन सी संख्या आती है 4 आती है, 4 के बाद 5 आती है और दोनों जगह बटे में 9 है। तो यहाँ पर हमने बटे में 9 लिखा और यहाँ पर 9 लिखा। इसलिए आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि अतः 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या 4/9 और 5/9 होंगी। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। यदि आपको कोई भी समस्या आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 कुछ इस प्रकार से 2 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं कि सरल कीजिए। बटे वाली संख्याओं का यहाँ पर घटाना दिया गया और बटे वाली संख्याओं का जोड़ना दिया गया है। तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि नीचे की संख्या समान हो,
यहाँ पर दोनों जगह नीचे की संख्या समान है, अर्थात नीचे की संख्या हर की संख्या कहलाती है। तो जब भी समान हो तो आपको डायरेक्टली 10 और 10 का 10 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर 8 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, और यहाँ पर आप 7 में से 3 को डायरेक्टली माइनस कर देंगे और यहाँ पर 1 और 3 को आप जोड़ देंगे, तो जो भी आंसर आता है आप आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। तो क्वेश्चन में आपको जो भी दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 7/10 माइनस आपको करना है 3/10। तो यहाँ पर 10 और 10 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे, जब भी एक सी संख्या हो तो इस संख्या को हमने एक बार लिखा, 10 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक। अब इसके बाद चूंकि दोनों जगह यहाँ पर एक सी संख्या है, इसलिए हम 7 में से डायरेक्टली 3 को जैसी संख्या लिखे वैसे कि वैसे हम लिख देंगे। 7 में से हम 3 को माइनस करेंगे, तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4/10। इसके बाद आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि 2 का भाग 4 में भी जाएगा 10 में भी जाएगा। तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा और 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा, तो 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है जो 1/8 दिया गया है प्लस 3/8 दिया गया है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी दोनों जगह 8 और 8 समान है, तो 8 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह था, इसलिए हमने 7 में से 3 को घटाया था। यहाँ पर 1 + 3, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1 + 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो बटे में 8 आ जाएगा। अब इसके बाद आप 4 से इसको काट भी सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि 4 का भाग 8 में भी जाएगा और 1 में भी, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, 9 पर 1/2 की घात का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो है गुणनखंड ज्ञात करना आना चाहिए कि गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 9 लिखा है किस संख्या का वर्ग होता है। तो जैसे वर्ग क्या होते हैं, जैसे 2 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग हम कैसे निकालते हैं, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। 3 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 3 × 3, यानी कि 3 को हमने 2 बार लिखा, गुणा किया तो 3 का वर्ग 9। 4 का वर्ग कितना होगा, 4 × 4 यानी कि 16। तो इस प्रकार से जैसे 9 के यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो 9 को हमने इस प्रकार से लिखा। अब 9 में केवल जो है 3 का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता है, तो 3 का जाएगा। 3 का भाग हम 9 में कितनी बार जाएगा, जितनी बार जाएगा यहाँ पर हम लिखेंगे 3 बार जाएगा, और 3 में 3 का ही भाग जाता है, तो 3 एकम 3 हो जाएंगे। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 9 बराबर लिखा 3 × 3, तो हमने लिखा 3 × 3। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, जो 3 और 3 2 बार हैं, तो 9 को हम जो है 3 का वर्ग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वर्ग लिख सकते हैं। सबको जो है आपको रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल दिया है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है कि 9 पर 1/2 की घात दी गई है, और 9 को जो है हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं। कितने का वर्ग लिख सकते हैं, 3 का वर्ग। जी 9 संख्या लिखी, यदि 3 का वर्ग हम वापस से निकालें तो वापस से 9 आ जाएगा। तो 9 को जो है हमने 3 का वर्ग लिखा और 1/2 को हमने जाके ता लिखा। अब इसके बाद एक नियम होता है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। यदि किसी भी संख्या के ऊपर घात होती है, जैसे a के ऊपर m की घात है और n की घात है, तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो a पर जो है m × n की घात हो जाएगी। कितने की घात हो जाएगी, m × n। a पर m की घात है और n की घात है, तो a पर m × n की घात हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 3 पर 2 की घात है और 1/2 की घात है, तो 2 की और 1/2 की घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, और ऊपर नीचे संख्या गुणा में तो कट जाएगी, और 3 पर कितने की घात बचेगी, 1 की, और 3 पर 1 की घात का मान कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे, 3 के ऊपर 2 की घात है और घात के ऊपर घात है, 2 की घात है और 1/2 की घात है, तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2 से 2 संख्या कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 3 के ऊपर कितने की घात बचेगी, 1 की घात, और 3 पर 1 की घात का मान कितना होता है, 3 होता है। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0, अर्थात Q का मान जो है 0 नहीं हो सकता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो 0 है
शून्य क्या एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटे क्यू अर्थात बटे के रूप में लिख सकते हैं? तो यदि आप बात करें शून्य की, जो जीरो होता है, तो जीरो भी एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि जीरो के बटे तो हम एक लिख सकते हैं, अर्थात इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि हाँ, जो शून्य है, जो जीरो है, शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इस प्रकार से पूछा गया है। और आगे पूछा गया, क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, इसे जो है हम जीरो के बटे एक के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जीरो के बटे हम एक लिख सकते हैं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर होगा, व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या, क्योंकि जीरो के बटे हम एक लिख सकते हैं, अर्थात इसे हम जीरो बटे एक अर्थात पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि m के किस मान के लिए x वर्ग माइनस 2mx वर्ग प्लस 16 द्विपद x प्लस 2 से क्या है? विभाज्य है। पहले से बता गया है कि m के किस मान के लिए जो है x प्लस 2 से यह बहुपद क्या है? विभाज्य है। अर्थात जो आपको एक विभाज्य बहुपद दिया गया द्विपद x प्लस 2, इसके बराबर हम 0 लेंगे और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस के 2 को हम इस बहुपद में रखेंगे और इस बहुपद के बराबर 0 लेंगे और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, सॉरी m का मान निकालेंगे। तो इस प्रकार से m का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पहले से बताया गया है कि विभाज्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जो भी दिया गया है आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको एक द्विपद बहुपद दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विपद बहुपद जो दिया गया है x वर्ग माइनस 2mx वर्ग प्लस 16 दिया गया है, और यहाँ पर x प्लस 2 से विभाज्य है। चूँकि आप लिखेंगे कि यह x प्लस 2 से विभाज्य, इसलिए x प्लस 2 के बराबर आप क्या लेंगे? 0 लेंगे, और यहाँ से आप x का मान निकालेंगे। तो जो प्लस का 2 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब इस x के मान को आप इस बहुपद में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर माइनस 2 इस द्विपद बहुपद में रखने पर। किस में रखने पर? द्विपद बहुपद में रखने पर। तो इस द्विपद बहुपद में हम x की जगह माइनस 2 रखेंगे। तो यहाँ पर जहाँ x है, x की जगह हमने माइनस 2 लिखा, वर्ग लगा तो हमने वर्ग लगाया, माइनस चिन्ह जांघिता 2 जांघिता, m की जगह हमें m का मान ज्ञात करना है तो हमने m को जांघिता लिखा। अब x की जगह x का मान कितना रखेंगे? माइनस 2, तो हमने कोष्टक को लगाया, वर्ग जांघिता प्लस 16 जांघिता। अब चूंकि 2 से विभाज्य इसलिए यहाँ पर हम इसके बराबर 0 ले सकते हैं, क्योंकि हमें m का मान ज्ञात करना है। अब माइनस 2 का वर्ग ज्ञात करना है, तो माइनस 2 के वर्ग का अर्थ क्या होता है कि माइनस 2 को आप 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का यहाँ पर प्लस आ जाएगा और 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4। तो माइनस 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। माइनस चिन्ह जांघिता और यहाँ पर हमने 2m को जांघिता लिखा, माइनस 2 का वर्ग यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और प्लस 16 को हमने जांघिता लिखा, बराबर में 0 जांघिता। यहाँ पर अब इसके बाद 4 को हमने जांघिता लिखा, माइनस चिन्ह 2 का गुणा 4 से करेंगे क्योंकि कोष्टक लगा है, तो 4 का गुणा 2 से या 2 का गुणा 4 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और m जांघिता आ जाएगा, प्लस 16 जांघिता बराबर 0 जांघिता। अब हमें केवल m का मान ज्ञात करना है, तो m वाले पद को हम केवल इस तरफ लिखेंगे और बाकी संख्याओं को हम इस तरफ से इस तरफ ले जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने माइनस के 8m को जांघिता इस तरफ लिखा, और जो 0 को आप हटा भी सकते हैं क्योंकि 0 में कोई भी संख्या ना ही जुड़ती है ना ही घटती है, और जो प्लस का 4 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 16 इस तरफ आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। माइनस के 8 है हम जांघिता लिखेंगे, माइनस के 16 है, माइनस के 4 हैं, जोड़ जाएंगे 20 हो जाएंगे, लेकिन माइनस के 20 हो जाएंगे। दोनों पक्षों से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे,
तो यहाँ पर 8m बराबर कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब यहाँ से हमें m का मान निकालना है, तो जो गुणा वाली संख्या होती है कहाँ जाती है, बटे में आ जाती है। तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब चाहें तो आप 4 से इसको काट सकते हैं, क्योंकि 4 की दुनिया में जो पहाड़ा होता है 20 भी आते हैं और 8 भी आते हैं। तो 4 का पहाड़ा आप 20 में करेंगे तो 4 का 5 बार जाएगा और 4 का 2, तो 5/2 इसका आंसर होगा। m का मान कितना हो जाएगा, 5/2। तो m बराबर 5/2 के लिए यह द्विपद जो है x + 2 से विभाज्य इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11, 2x वर्ग - 7x - 15 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गुणनखंड पूछा गया है। तो गुणनखंड का अर्थ क्या होता है, जो गुणनखंड होता है इसको आप समझ सकते हैं कि जो गुणा करने पर आपकी जो खंड आ जाए, गुणन मतलब गुणा, खंड मतलब आपके जो हिस्सा या भाग, यानी कि गुणा करने पर आपके कुछ इस प्रकार से 2 भाग आना चाहिए, क्योंकि 2 की घात है तो द्विघात या बहुपद के जो गुणनखंड होते हैं 2 होते हैं, और त्रिघात या बहुपद के गुणनखंड कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। आपको कैसे ज्ञात करना होता है, इस प्रकार के जो द्विघातीय बहुपद होते हैं तो आपको जो लास्ट में संख्या होती है, जैसे यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लें, 2x वर्ग - 7x - 15 के हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आप लास्ट की संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक के साथ करेंगे। लास्ट में संख्या 15 है और x वर्ग का गुणांक कितना दिया गया है, 2 है इसके साथ, तो 15 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 दूनी 30 हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, बीच वाला जो पद है इसको चाहिए 7 चाहिए हमें जोड़ने घटाने पर। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़े में 30 कौन कौन से पहाड़े में आते हैं। जैसे यदि हम 3 की बात करें तो 3 × 10 इसमें भी 30 आता है। 4 की बात करें 5 × 6 होता है, या 6 × 5 भी आप लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 7 8 9 10 × आप 3 भी लिख सकते हैं, इसकी बात 11 12 और 15 × 2 लिख सकते हैं इस प्रकार से आप, और 30 × आप 1 भी लिख सकते हैं। इतने में जो है 30 आते हैं। अब यहाँ पर हमें जोड़ने घटाने पर 7 चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम 10 और 3 को जोड़ें तो 13 हो जाएंगे, लेकिन यदि हम 10 में से 3 को घटाएं तो 7 इसमें आ सकते हैं। लेकिन 5 और 6 11 हो जाएंगे, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा। केवल आप 3 × 10 ले सकते हैं या फिर आप 10 × 3 ले सकते हैं, लेकिन हमें माइनस के साथ चाहिए। तो जो माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या को हम बढ़ा लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे यदि हम 10 और 3 को ले लें तो माइनस के हमने 10 को लिया और प्लस के 3 लिया। यदि हम 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 आ जाएंगे, लेकिन माइनस के 7 आ जाएंगे। और यहाँ आप इनके साथ x भी लगा सकते हैं, माइनस के 10x प्लस के 3x घटाएंगे वापस से कितने आ जाएंगे, माइनस के 7x। तो -7x की जगह हम इसके 2 जो खंड हैं इस प्रकार से -10x प्लस 3x लिख सकते हैं। आप चाहें तो इनको भी लिख दें, दोनों में आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले दिया गया है आपको एक द्विघातीय बहुपद दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है द्विघात बहुपद दिया गया है 2x वर्ग - 7x - 15। यहाँ से हम निकालेंगे तो लास्ट की संख्या का गुणा 15 का 2 के साथ करेंगे 30 आ जाएंगे, और 30 को जो है आप 10 × 3 लिख सकते हैं। 10 में से आप 3 को घटाएंगे, हमें चाहिए माइनस के साथ, तो हमने माइनस के 10 को लिया और प्लस के 3 को लिया। तो यहाँ पर पहली संख्या आपको जहाँ के तहाँ लिखना है, जो पहला पद 2x वर्ग जहाँ के तहाँ और लास्ट का पद -15, इन दोनों को आपको जहाँ के तहाँ लिखना है। और जो बीच वाला पद है इसकी जगह आप इनके 2 पद लिखेंगे। कौन कौन से, माइनस का 10x और प्लस के 3x। यदि आप वापस से इसको घटाएंगे 10 में से 3x को तो माइनस के 7x वापस से आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप 2 की जोड़ी बनाएंगे। किस प्रकार से, जैसे 2x वर्ग - 10x प्लस 3x लिखा है और माइनस के 15 लिखा है, तो 2 की आप जोड़ी बनाकर इनमें से संख्या को, उभयनिष्ठ संख्या को आप कॉमन लेंगे जो दोनों में हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर x वर्ग है, यहाँ पर 10x है, तो इन दोनों में से छोटी संख्या 2 कॉमन लेंगे। और यहाँ पर x वर्ग है अर्थात इसके बाद 2x × x 2x है, इसके बाद 1x है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आ चुका है, x कॉमन आ चुका है, तो x बचेगा, माइनस चिन्ह बचेगा। अब 2 का भाग जब
जब हम कॉमन लेते हैं तो इसमें संख्या में भाग करते हैं। जैसे 2 एकम 2 हो गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है। 2 पंचे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और x बाहर आ चुका है, कॉमन आ चुका है, तो यहाँ से यदि हम 2 कॉमन लें तो 2 और x को कॉमन लें तो यहाँ पर x बचेगा, 2 कॉमन आ जाएगा माइनस चिन्ह, और यहाँ पर 2 का भाग 10 में करेंगे 5 आ जाएगा। x कॉमन आ चुका है तो x माइनस 5 होगा। इसी प्रकार से हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, प्लस चिन्ह जाके था, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे और x कॉमन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। 3 कॉमन लेंगे तो 3 एकम 3 होगा, यहाँ पर x बचेगा, माइनस चिन्ह बचेगा, 3 का भाग 15 में करेंगे तो 5 बार जाएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम 3 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस चिन्ह और 5 बचेगा, तो x माइनस 5 इस प्रकार से। अब इसके बाद x माइनस 5 2 बार दिया गया तो इसको आप 1 बार लिखेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। अब इसके बाद 2x प्लस 3 दूसरे कोष्टक में आप लिख देंगे। x माइनस 5 को हमने 1 बार लिखा और 2x प्लस 3 को इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके गुणनखंड हो जाएंगे। इस प्रकार से आप जो है आसानी से किसी भी द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर जो है बिंदु -2 और 4 तथा 3 -1 स्थित हैं। तो सबसे पहले आपको इस जो है यहाँ पर आपको सबसे पहले होता है x अक्ष इस प्रकार से, और यह होता है एक y अक्ष होता है। तो x अक्ष या धनात्मक अक्ष होता है, यह x अक्ष का डैश अर्थात ऋणात्मक अक्ष होता है। यह x अक्ष का y अक्ष होता है या y अक्ष का ऋणात्मक अक्ष होता है। अर्थात इस तरफ जो है x के धनात्मक अंक होते हैं, बीच में जो है मूल बिंदु 0 होता है, 1 जैसे यहाँ पर 2 3 4 कुछ इस प्रकार से होता है। इस तरफ x अक्ष के ऋणात्मक जो बिंदु होते हैं -1 -2 -3 और -4 कुछ इस प्रकार से। ये इस तरफ जो है y अक्ष के धनात्मक अक्ष होता है +3 +4 +5, और इस तरफ जो होता है y अक्ष के ऋणात्मक बिंदु होते हैं -1 -2 -3 और -4। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि -2 यह होता है प्रथम चतुर्थांश, इसमें दोनों बिंदु कैसे होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। यह होता है प्रथम चतुर्थांश। यह होता है द्वितीय चतुर्थांश, इसमें पहला बिंदु तो माइनस का होता है लेकिन दूसरा बिंदु धन का होता है, तो माइनस प्लस होता है द्वितीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों बिंदु माइनस और माइनस के होते हैं अर्थात ऋण और ऋण के होते हैं तृतीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। लेकिन चतुर्थ चतुर्थांश में जो है इसका उल्टा होता है, पहला बिंदु प्लस का होता है दूसरा माइनस का। चतुर्थ चतुर्थांश में इस प्रकार से होते हैं, यह चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो यदि आप इन चिन्हों को ध्यान रखें कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों बिंदु जो होते हैं धन और धन के होते हैं, तो वह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। और यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में पहला बिंदु माइनस का होता है दूसरा प्लस का होता है, तो वह जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में दोनों बिंदु कैसे होते हैं, ऋण और ऋण के होते हैं अर्थात माइनस के होते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश में पहला बिंदु धन का और दूसरा बिंदु ऋण का। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला बिंदु ऋण का है दूसरा धन का है, पहला बिंदु ऋण का दूसरा धन का। किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसका जो आंसर होगा आप हल लिखेंगे तो पहला बिंदु जो दिया गया -2 और 4 यह किस चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में यह बिंदु स्थित होगा। इसके बाद 3 और -1, पहला बिंदु प्लस का दिया गया दूसरा माइनस का दिया गया, पहला बिंदु प्लस का दूसरा बिंदु माइनस का। किस चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से आंसर होगा। तो प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 12 तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट पार्ट में आपको और आगे क्वेश्चन अच्छे से समझाए जाएंगे और अन्य सभी विषय जो आपके इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।